ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी दोस्तों का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। जल्दी से आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन को खोल लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने हिस्ट्री के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी तक देखो हम लोग पढ़ रहे थे अपने उस टॉपिक को जहां से ब्रिटिशर्स और बाकी यूरोपियंस के आगमन को एक तरह से देखा गया था, वहां से लेकर बंगाल के नवाबों को हमने देखा। अब हमारे पास पहला एक ऐसा कानून आएगा जो ब्रिटिश संसद पारित करेगी। तो हेडिंग डाल लीजिए। यहां से अब अंग्रेजों के एक जो कह सकते हैं ढांचागत विकास है उसको देखेंगे। तो अब जरा देखना कैसे। तो इसमें सबसे पहला कानून आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हमें समझना है। वास्तव में जब हम इस कानून की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कंपनी अपना काम सही से कर ही रही थी तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें समझना है। एक्चुअल में था क्या, जरा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए थोड़ा। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने, यानी जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसने कंपनी के साथ एक समझौता किया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ समझौता किया कि भारत के जो भी क्षेत्र तुम्हारे पास हैं और उनसे मिलने वाला जितना भी राजस्व है उसका 10% तुम हमें दोगे। क्योंकि आप सबने पढ़ा था 1764 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने एक तरह से सामूहिक युद्ध में भारत के लगभग बड़े साम्राज्य को पराजित कर दिया, जिसमें आपको बताया गया था कि बक्सर के युद्ध में एक ऐसी घटना होती है जिससे समूचे भारत पर राज करने वाले एक त्रिगुटी क्षेत्र को पराजित किया था। कह सकते हैं समूचे भारत से आसे उत्तर भारत के जितने भी राजवंश थे। तो इसके साथ साथ ही जब ये कानून आया, यानी इस ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर ये एक नियम लागू कर दिया कि जितना भी राजस्व वसूलोगे उसका 10% तुम ब्रिटिश सरकार को दोगे। 10% ब्रिटिश सरकार को दोगे। सरकार की इस बात से एक तरह से मान गई कंपनी कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें 10% राजस्व देंगे। लेकिन इसके बाद यानी 1767 के बाद दौर बदलता गया, अंग्रेजों का क्षेत्र बढ़ता गया और इसके साथ साथ ही कह सकते हैं कि एक बंगाल का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के पास आ गया, कंपनी के यानी पास आ गया। लेकिन इसके अलावा कंपनी ने राजस्व में कोई वृद्धि नहीं की। कहने का मतलब यह है कंपनी यहाँ पर भ्रष्टाचार करने लगी कि कंपनी अब राजस्व तो ज़्यादा वसूल रही है लेकिन अपनी सरकार को उतना ही धन दे रही जितना कि 1767 में दे रही थी। जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता चली तो उसने एक कानून पारित कर दिया जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो ये था कारण जिस कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये सब करने का श्रेय, ध्यान रखना, लॉर्ड नाथ, जो इस समय पीएम थे ब्रिटेन के। ध्यान रखना ये पीएम थे, इस समय तत्कालीन पीएम थे ब्रिटेन के। इन्होंने इस एक्ट को मंजूरी दे दी और भारत में ये एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में आ गया। अब इसके हमें समझने हैं प्रावधान, किसके समय आया, इसमें क्या नई चीज़ें थी जो अभी तक भारत में कंपनी के ऊपर नहीं लागू थी, तो उसको समझना है। तो ये एक्ट मूलतः किस कारण से लाया गया था, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कंपनी को निर्देशित करने के लिए, कंपनी को निर्देशित करने के लिए ये एक्ट लाया गया। जब ये एक्ट आया तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो ध्यान रखना, इस समय जब ये एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर इस समय वारेन
हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि इसका शासनकाल 1772 से लेकर 1773 तक सिर्फ बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा था। ध्यान रखना 1773 में। फिर इसके बाद 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, यानी भारत में ये लागू हो गया, तो उसके बाद फिर वारेन हेस्टिंग का जो बंगाल का गवर्नर का पद था वो समाप्त हो गया। फिर इसके बाद वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो ये समझना, बहुत बारीकी से चीजों को जब आप पकड़ेंगे तभी सभी प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये एक्ट लागू कर दिया गया तो अब ये याद रखना, फिर 1773 से लेकर 85 तक, यानी इस बीच में 85 तक, इस बीच में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस तरह करके वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखोगे। अंग्रेजों की ही चाल देखो, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत से ही, इसके पहले आपने जितनों को भी पढ़ा है, चाहे वो क्लाइव हो चाहे वेरलेस्ट हो, ये सभी लोग बंगाल के गवर्नर थे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो बंगाल का अंतिम गवर्नर आप हमेशा हेस्टिंग को ही बताना। अंतिम बंगाल का गवर्नर। प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। वो पूछता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, और हम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पे टिक कर देते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। इस तरह कंफ्यूजन बहुत होता है। इसी तरह जब हमसे पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो हम कुछ और टिक कर देते हैं, जबकि पूछना चाह रहा था कुछ और। तो यहीं से बस इसी जगह से पकड़ना शुरू कर देना, अंत तक जब आप पहुंचोगे तो सबके सब पॉइंट क्लियर होंगे। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग ही था। ध्यान रखोगे, यहां पर क्लाइव नहीं लगाओगे आप। वो क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। तो ये हेस्टिंग जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और ये सब हुआ किसके कारण, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम से जाना जाएगा। तो पहला प्रावधान इसमें यह किया गया। समझना जरा चीजों को, क्योंकि कंपनी को निर्देशित करने का काम किया गया था, इसलिए इसमें कुछ अन्य चीजें भी शामिल करना आवश्यक थी। क्या थी आवश्यक, जरा समझना। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद गठित की गई। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में क्या था, अगर पूछा जाए, इस परिषद का अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो हेस्टिंग को ही आप बताएंगे। हेस्टिंग्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके साथ साथ ही परिषद के सदस्य जो होते थे उनका कार्यकाल कितना था, तो अगर कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष था। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए कि इन सदस्यों को नियुक्त कौन करता था, तो नियुक्त करने का, यानी इन सदस्यों को नियुक्त करने का जो कार्य था वो किया जाता था जो यहाँ का इस समय का राजा होता था, ब्रिटेन का राजा। तो याद रखेंगे, यानी किंग के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता था। फिर इसके बाद में इस गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय जो परिषद थी,
इसको ये अधिकार था, यानी इस पूरी परिषद को ये अधिकार था कि कोई भी निर्णय लिया जाए तो वो बहुमत से लिया जाए। किससे लिया जाए? तो याद रखेंगे, निर्णय बहुमत से होता था, निर्णय बहुमत से होता था। और अगर पूछा जाए कोरम कितने का था, तो कोरम, क्योंकि 4 सदस्यीय समिति थी तो कोरम 3 का रखा गया, ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद में गवर्नर, मान लीजिए अगर 2-2 वोट दोनों पक्षों में पड़ गए, यानी इस बिल को पास करने के लिए 2 वोट पड़ गए और इसके विरोध 2 वोट पड़ गए, तो अब निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होता था। तो ध्यान रखना, निर्णायक मत गवर्नर जनरल दे सकता था। इसमें 4 सदस्य थे जिनमें एक भारतीय था जिसका नाम वारवेल था। ध्यान रखना, ये अंग्रेज था मूलतः, लेकिन इसको भारतीयों की श्रेणी में रखा गया था, ध्यान रखोगे। तो यहां पर ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया कि भारतीयों का कौन सा व्यक्ति था जो भारत से गवर्नर एक तरह से बनाया गया, तो यहां पर यह भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसका, यानी हेस्टिंग का, अपने ही जितने सहयोगी थे उनसे बड़ा ही विवाद चलता था, जिनमें फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन थे। उनसे इसका कभी एक तरह से मनमुटाव हमेशा रहता ही था, ध्यान रखना। फ्रांसिस, फिर इसके बाद क्लेवरिंग और मानसन। इसके साथ साथ इसमें वारवेल नाम का एक व्यक्ति था, ये भारतीय था, भारतीय से ऐसे, यानी ये इस समिति में जो राजा नियुक्त कर रहा था, ये तीनों लोग ब्रिटेन से आए थे, जबकि ये था तो अंग्रेज, लेकिन ये भारत में ही था, पहले से ही मौजूद था, और इसे भी राजा ने नियुक्त कर दिया था यहाँ का एक सदस्य, यानी इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो समिति बनी थी उसका एक सदस्य। मात्र वारवेल ही हेस्टिंग का सहयोगी था, बाकी सब उसके विरुद्ध होते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल है जिसने एक बार अपनी परिषद से चिढ़ करके या ऊब करके त्यागपत्र दिया था। तो ये हेस्टिंग ही था जो फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन से एक तरह से विवादों में रहता था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका उसकी परिषद के सदस्यों से विवाद रहता था, तो ये वास्तव में हेस्टिंग ही था। तो यहाँ पर जो ये मैं प्रश्न बोल रहा हूँ ओरली, क्योंकि लिखने के लिए हर चीज़ों की जगह नहीं होती, अगर मैं सब कुछ लिखकर बताऊंगा तो बहुत एक तरह से लंबा टॉपिक हो जाएगा, और प्रश्न ये पूछे गए हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसन, इन तीनों से विरोध, एक तरह से विरोध चलता था। आगे चलकर ये फ्रांसिस वापस लंदन चला गया था और क्लेवरिंग और मानसन, इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह करके जब इन दोनों की मृत्यु हो गई और ये लंदन वापस चला गया और वारवेल इसका सहयोगी था, तो फिर ये पुनः त्यागपत्र देने के बाद फिर से पुनः एक तरह से अपना त्यागपत्र वापस ले लेता है और फिर 1785 तक ये गद्दी पर रहता है। तो इस तरह करके इसमें एक ये प्रावधान था जो इसकी परिषद के सदस्यों के लिए बनाया गया था। अभी ये कानून ही खत्म नहीं हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत जबरदस्त तरीके से समझना है। देखो, चीजें जब अच्छे से समझोगे तभी अच्छे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे, वरना तो ऑब्जेक्टिव कोई भी पॉइंट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये काम, ये सिलसिला अभी यही नहीं रुका, क्योंकि अंग्रेज सरकार जान चुकी थी कि अब कंपनी बहुत सारा एक तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, तो उसके लिए वो यही नहीं रुकी, एक 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक समिति नियुक्त की। ध्यान रखना, ये कंपनी के द्वारा किया गया इस एक्ट का तीसरा प्रावधान था। पहला प्रावधान क्या था, आपको बताया गया कि गवर्नर जनरल का एक जो पद था वो बनाया गया। बंगाल का अभी तक गवर्नर होता था, अब गवर्नर जनरल, ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था, इसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की एक क्या की गई थी, 4 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ ही एक 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
इनको गठित किया गया। ये 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, ये बीओडी कहे जाते थे। इनका काम क्या था, ये कंपनी को व्यापारिक मामले जो होते थे उनमें सलाह देती थी। मतलब यही था कि अब भ्रष्टाचार तुम ना कर पाओ। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस 24 सदस्यीय दल को गठित किया गया था। ये कंपनी को व्यापारिक मामलों में सलाह देती थी, व्यापारिक मसलों पर सलाह देती थी। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष था, जबकि समिति जो बनी थी, परिषद जो गठित की गई थी, उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था, बताया गया। तो इस तरह करके एक 24 सदस्यीय दल का एक तरह से गठन किया गया, जो वास्तव में वारेन हेस्टिंग के समय गठित किया गया था। फिर इसके बाद में कहा गया आगे चल करके एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, ये इसी एक्ट का प्रावधान था, 1773 के एक्ट का ही प्रावधान था कि कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। जरा समझना, (1773) में ही निर्णय लिया गया, इस एक्ट के तहत ही यह निर्णय लिया गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। और ये कहीं तक सही भी था, क्योंकि कुछ अंग्रेज अधिकारी और भारतीय लोग भी एक तरह से अंग्रेजों को जो परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ ये एक बहुत सख्त निर्णय था कि अब न्यायपालिका उन्हें दंडित करेगी। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजों ने किया, उसको भी हमें देखना है। 1774 में ये बनकर तैयार हो गया और उसके बाद इसमें कहा जाता है कि भारतीयों के फैसले नहीं सुने जाते थे। इसमें सिर्फ बंगाल से जुड़े मामले जो थे उनको देखा जाता था। बंगाल से जुड़े मामलों से आशय था कि बंगाल के जितने भी लोग थे उनको इसमें एक तरह से न्याय दिया जाता था। फिर इसके बाद कहा गया कि इसमें एलिजा एम्पे नाम के व्यक्ति को पहली बार सुप्रीम कोर्ट यानी इस कलकत्ता की जो कोर्ट थी उसका प्रमुख बनाया गया। एलिजा एम्पे, इनको कई जगह आप इम्पे भी लिखें मिलेंगे, तो यही है, कंफ्यूज मत होना। तो इनको इसका कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश बनाया गया। इनकी सहायता के लिए, यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ था, ये इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी सहायता के लिए 3 और न्यायाधीश बनाए गए। तो याद रखना, इस जो सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ था उसमें 1+3 सदस्य थे, तो 3 अन्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखना, इन 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर नाम का एक वर्तमान में अदालतों में चैम्बर होता भी है, इसके साथ साथ ही चैम्बर के साथ लिमेंटर और इसके साथ साथ ही हाइड नाम के 2 और व्यक्ति थे। ध्यान रखना, इन तीनों के अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वैसे कभी पेपर में इतना डीप पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नोट कर लीजिएगा। चैम्बर, लिमेंस्टर, फिर इसके बाद एक हाइड थे। ये तीनों इस कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे। 4 लोगों की एक समिति थी। फिर इसके बाद जब ये न्यायालय गठित हो गया तो इसी में निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों के जो क्षेत्र हैं वो गवर्नर जनरल के पास होने चाहिए। तो बंगाल तो पूरी तरह से अंग्रेजों के पास था, लेकिन अभी जो क्षेत्र नहीं थे उनको ध्यान रखना था। तो इसमें बिहार, जो अभी तक कह सकते हैं नहीं था, उसको भी शामिल किया गया। साथ में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीक्षण में रखा गया। ध्यान से समझना। इसके बाद बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास, ये इसका तीसरा प्रावधान था। चौथे में आ जाइए,
तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के अधीक्षण में थी। तो इस तरह करके ये आपके सामने 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके बाद कंपनी को एक तरह से कह सकते हैं व्यापारिक मामलों में सलाह देने के लिए 24 सदस्यीय समिति गठित हो गई। और इसके साथ साथ ही इसी कह सकते हैं एक्ट के तहत आपको ये देखने को मिलेगा कि एक 4 सदस्यीय समिति गठित की गई, परिषद गठित की गई जो गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करेगी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग गवर्नर जनरल को सहायता नहीं प्रदान करते थे, ये तो मामलों पर सलाह देते थे कि व्यापार में कैसे करना है। एक तरह से कंपनी के विरुद्ध ये गठित किए गए वो लोग थे जो राजस्व देखते थे कि अब कंपनी को कितना मिला, कैसे मिला। तो इन सब चीज़ों की पूरी रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटेन सरकार को ये लोग देते थे। तो इस तरह करके ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इतने प्रावधान थे, ये तो आपने समझ लिए। फिर इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल बंगाल का पहला बनता है। तो वारेन हेस्टिंग क्योंकि बनता है, तो हम अब वारेन हेस्टिंग की जीवनी को समझेंगे। उस पर आने वाले जो प्रश्न हैं उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो जरा देखना, हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल का बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके पहले आपने बंगाल के गवर्नर्स पढ़े थे। इनमें पहला नाम आता है वारेन हेस्टिंग का, जो 1773 से लेकर 85 तक रहता है। वारेन हेस्टिंग के बारे में कहा जाता है कि क्लाइव की तरह यह भी एक सैन्य पृष्ठभूमि से था, यानी एक कह सकते हैं बहुत निर्धन परिवार से था। तो इसने क्लर्क के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। क्लर्क के रूप में इसने अपना जीवन शुरू किया, तो उसके साथ साथ इसने सैन्य पृष्ठभूमि को क्योंकि पकड़े रहा तो इसका प्रमोशन जल्दी होता रहा। तो पूछा जाए तो ये क्लर्क के रूप में अपना जीवन शुरू करता है। जीवन शुरू किया। फिर इसके बाद में इसे बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कब नियुक्त हुआ था? तो 1772 में बंगाल का अंतिम गवर्नर 1772 से 73 के बीच रहा था। फिर इसके बाद ये आगे चलकर गौर से समझना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना और 1773 से 85 के बीच ये रहा था। फिर इसके बाद इसके शासनकाल में कई सारी उपलब्धियां गिनी गई हैं। इसके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे इसी के समय आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पहला काम हुआ कि अभी तक किसी की एक तरह से परिषद तो थी नहीं, परिषद बनी तो इसके अपने सदस्यों से विवाद था। तो प्रश्न यहाँ याद रखना, परिषद के सदस्यों से विवाद था। अब परिषद इसकी क्या थी वो तो आप देख ही चुके। फिर इसके बाद में इसने परिषद के विवादों के चलते त्यागपत्र दे दिया था।
त्यागपत्र देने वाला पहला गवर्नर जनरल। इसने त्यागपत्र दे दिया और फिर इसके बाद जब इसके परिषद के सदस्यों में से 2 की मृत्यु हो जाती है तो ये फिर से अपने इस पद पर आ जाता है। इसके साथ साथ ही इसने कई सारे कानूनों को एक तरह से लागू किया है, जैसे इसके समय ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक तरह से कह सकते हैं स्थापना हुई। ये पद इसलिए जो टैक्स वसूलने के लिए एक बोर्ड गठित किया गया था वो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये टैक्स कलेक्ट करता था, जो राजस्व होता था वो इकट्ठा करता था, इस बोर्ड के पास वो जमा होता था धन, तो वो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके समय कई विवाद भी इस पर लगे, जैसे तो पहला तो यही था कि इसके सदस्य जो थे वो इसके विरोध में थे। इसने काम कुछ ऐसे किए, जैसे जरा समझना, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के जो एक तरह से दीवान थे नंद कुमार, नाम याद रखना, नंद कुमार, ये नवाब दीवान थे बंगाल के, मुर्शिदाबाद के। मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है और वहाँ के नवाब थे। कहा जाता है इन्होंने यानी नंद कुमार ने हेस्टिंग पर रिश्वत का आरोप लगाया। यह प्रश्न पूछा गया है, किसने हेस्टिंग पर रिश्वत का आरोप लगाया? हेस्टिंग पर रिश्वत का आरोप लगाया। कहा जाता है हेस्टिंग ने जब इन पर रिश्वत का आरोप लगाया तो चूंकि एलिजा एम्पे के साथ हेस्टिंग की उठक बैठक थी यानी मिलना जुलना था, तो उससे कह करके हेस्टिंग ने कहा जाता है इनके ऊपर यानी नंद कुमार के ऊपर एक तरह से आरोप लगाया और कहा कि तुमने हमारे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई है और इन्हें 1775 में फांसी दिलवा दी। समझना, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और इन्हीं को फांसी दिलवा दी थी हेस्टिंग ने, क्योंकि एलिजा एम्पे भी इसका एक सहयोगी था, एक मित्र था। तो इस तरह करके ये हुआ। फिर इसके बाद सादत खान यानी अवध के नवाब, इनको आप सब पढ़ चुके हैं, अच्छे से परिचित हैं इनसे, तो मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ। अब जरा समझना, इसके ऊपर एक और आरोप लगा, तीसरा। पहला आरोप तो यह था कि परिषद के सदस्यों से विवाद था, दूसरा इसने नंद कुमार को एक तरह से गलत तरीके से फांसी दिलवा दी थी। फिर तीसरा इसके ऊपर आरोप क्या लगा? तीसरा आरोप इसके ऊपर लगा कि सादत खान यानी अवध के नवाब की जो बेगमें थी, अवध के नवाब की बेगमों से, अवध के नवाब मैंने आपको बताया था, अवध के क्षेत्र में जब मैं पढ़ा रहा था आपको बंगाल, तो मैंने वहां अवध के नवाब सादत खान के बारे में बताया था। तो जो सादत खान थे अवध के नवाब, उनके बारे में आपको बताया था, उनकी बेगमें थी, तो उन बेगमों से धन वसूलने के लिए इस वारेन हेस्टिंग ने सादत खान के बेटे जिसका नाम आसफुद्दौला था उसको आदेश दे दिया। आसफुद्दौला को आदेश दिया धन वसूलने का। ध्यान रखना, सादत खान की कई सारी पत्नियां थीं, तो ये सादत खान का बेटा तो था लेकिन अपनी चचेरी माताओं से धन वसूलना चाहता था, यानी उनसे जेवरात, सोना चांदी, पैसा ये सब लेना चाहता था। तो कहा जाता है आसफुद्दौला को परमिशन दे दी हेस्टिंग ने कि ठीक है, तुम इन अवध की जो बेगमें हैं इनसे धन वसूल सकते हो। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किसने परमिशन दी थी, तो वारेन हेस्टिंग ने दी थी। इसके साथ साथ ही इसके शासनकाल का ये भी एक काला अध्याय था। आसफुद्दौला के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लखनऊ में आपको एक इमामबाड़ा दिखेगा, इमामबाड़ा, इसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहते हैं, यहीं पर लखनऊ में ही ये है, ध्यान रखना। ये इमामबाड़ा है, लखनऊ में है। और दूसरी चीज़, जो अवध का क्षेत्र है ये लखनऊ और इलाहाबाद के मंडलों को मिलाकर
एक ऐसा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के समय था, ध्यान रखना। तो इस तरह करके ये लखनऊ के पास इमामबाड़ा है, यानी लखनऊ में इमामबाड़ा है, यहीं पर भूल भुलैया है। ध्यान रखना, प्रश्न अगर पूछा जाए भूल भुलैया तो ये यहीं पर है। फिर इसके बाद ये जो इमामबाड़ा है ये आसफत दौला ने ही बनवाया है। कई बार पेपर में पूछा गया, यहाँ अगर आप किसी भी व्यक्ति का चित्र देखोगे तो उल्टा दिखता है, मतलब पूरा वैसे ही चित्र हूबहू जैसे आप खड़े होगे दिख जाएगा। रंगीन कांच पर, खास बात ये, शीशे पर तो सभी देखते हैं, रंगीन कांच पर दिखता है। फिर इसके बाद में अगर आपको ये पता चल गया, फिर इसके बाद इसने एक काम और गलत किया कि बनारस के राजा थे चेत सिंह, जहाँ से हमारे इस समय के वाराणसी से प्रधानमंत्री उनकी लोकसभा सीट भी है। तो यहीं के चेत सिंह थे बनारस के राजा, इनसे अतिरिक्त धन की मांग की। ध्यान रखना, हेस्टिंग ने कहा हमें धन दो, जितना दे रहे थे उससे ज़्यादा मांग लिया, अतिरिक्त धन की मांग, और ये मांग इन्होंने नहीं पूरी की तो इनको अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करना मतलब इनको पद से हटा दिया इनके। तो ध्यान रखना, तो इस तरह करके इसने अपना एक तरह से जो ये 4 इसके कारण थे जो इसके शासन के सबसे विरोधी कारण रहे वो रहे। फिर इसके बाद में इसी के समय पहला अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1775 से 82 के बीच चलता है वो हो गया, और बहुत बुरी घटना हुई कि ये मराठों से पराजित हो गया। इसने अपने जीवन काल में 2 युद्ध लड़े, पहला 1775 से 82। ये युद्ध प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध कहा जाता है, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध। इस युद्ध में महादजी सिंधिया, इनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो ये इसके समय की एक बहुत कह सकते हैं काला अध्याय था जब महादजी सिंधिया ने इसको पराजित कर दिया। ये युद्ध तब कह सकते हैं समाप्त हुआ जब सालबाई की संधि हुई थी। ध्यान रखना, 1782 में सालबाई की संधि हुई और ये युद्ध तब समाप्त हुआ, सालबाई की संधि। इस संधि के तहत 1782 कहा गया कि अंग्रेजों को युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। युद्ध का निर्णय जो था वो मराठों के पक्ष में रहा। इसके साथ साथ ही इसी के शासनकाल में दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है जो 1780 से लेकर 84 के बीच में चलता है। तो दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था, और उसको अब आप देख लीजिए 80 से 84। इसके समय क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं तो आपको हर घटना को समझना होगा। अगर आप अच्छे से पेपर को कवर करना चाहते हैं तो 1780 से 84 ये था, इसके समय लड़ा गया दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध। पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध वेरलेस्ट के समय लड़ा गया था 1767 से 69 के बीच। अभी मैं मैसूर वाला चैप्टर पूरा है तो उसमें अंग्रेजों से इनके 4 युद्ध हुए हैं, उन चारों युद्धों को आपको डिस्कस करना है, ठीक। तो इसमें जो अंग्रेज मैसूर दूसरा युद्ध था, इस युद्ध में कहा जाता है कि अंग्रेजों को एक तरह से, अंग्रेजों की तरफ से तो ये था ही वारेन हेस्टिंग, लेकिन उधर से यानी मैसूर की तरफ से अंग्रेज, इधर से हेस्टिंग था और उधर मैसूर की तरफ से हैदर अली, और इसके बाद हैदर अली की जब डेथ हो जाती है तो उसका बेटा टीपू सुल्तान आता है और वो गद्दी पर बैठ जाता है, और अंग्रेजों से ये दूसरा युद्ध जो चल रहा था वो चालू रखता है। इस युद्ध में
हैदर अली और टीपू की विजय इसलिए कही जाएगी क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक मोर्चा बनाया था। जरा समझना, इस मोर्चे में मराठे और निजाम शामिल थे। मराठों और निजाम को शामिल करके अंग्रेजों ने एक 3 सदस्यीय मोर्चा बना लिया। अब ये मोर्चा क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था तो अब हैदर के लिए बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा था। तो हैदर अली ने पहले तो इस मोर्चे में फूट डाल दी और इस मोर्चे को तोड़ दिया, यानी मराठों और निजाम को इसने तोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से इसने मंगलौर में पराजित किया। ध्यान से समझना, इसने अंग्रेजों को एक तरह से, वारेन हेस्टिंग को बहुत बुरी तरह से मंगलौर में पराजित किया। मंगलौर में जैसे इसने पराजित किया, ध्यान रखना, फिर आगे चलकर 1784 में मंगलौर में ही संधि होती है। मंगलौर में संधि, और इस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये भी युद्ध ऐसा था जिसमें अंग्रेजों को कुछ नहीं मिला बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में भी अंग्रेजों की पराजय हुई थी। पराजय हुई मतलब ये इन्होंने संधि कर ली। इसके बाद ये युद्ध का एक तरह से कह सकते हैं कि निर्णय जो था वो हैदर अली के पक्ष में था। ध्यान रखेंगे, हैदर अली बीच में ही डेथ हो जाती तो टीपू सुल्तान के सिर पर इस युद्ध का सेहरा बंधता है। तो ये थे वास्तव में इस वारेन हेस्टिंग के समय लड़े गए 2 प्रमुख युद्ध। इसके बाद वारेन हेस्टिंग के समय कुछ रचनात्मक कार्य किए गए, उनको जरा देख लीजिएगा। जैसे कि वारेन हेस्टिंग खुद अरबी और फारसी का अच्छा जानकार था। अरबी फारसी उसको समझ में आती थी, पढ़ लेता था। बंगला तो वो लिख भी लेता था, अपने सिग्नेचर वो बंगला भाषा में करता था। तो ध्यान रखना, अरबी, फारसी और बंगला, ये 3 भाषाओं को जानता था हेस्टिंग्स जानता था। अरबी और फारसी को तो लिख भी लेता था और समझ लेता था, पढ़ लेता था। बंगला में उसके साइन मिले हैं, ध्यान रखना, बंगला भाषा में उसने साइन किए हैं। फिर इसके बाद में कहा जाता है 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का श्रेय सर विलियम जोन्स को जाता है। ध्यान रखना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ध्यान रखना, इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है सर विलियम जॉन्स को जाता है। ध्यान रखना, तो इसको नोट कर लीजिएगा, सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसके बारे में कहा जाता था कि, मैं इसे शॉर्ट किए दे रहा हूं, कि ये जो संस्था होती थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसे सर विलियम जोन्स ने स्थापित की थी, इसके बारे में कहा जाता था, ये विलियम जोन्स थे, कहा जाता था ये जो संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये प्राचीन जो भारत की संस्कृति थी, जो प्राचीन भारत से रिलेटेड धर्म ग्रंथ थे, उनसे रिलेटेड जितनी पांडुलिपियां थी उनका संकलन करती थी। तो अगर पूछा जाए प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों से संबंधित पांडुलिपियों का संकलन करती थी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, एशियाटिक सोसाइटी
ऑफ बंगाल या ASB नाम से इसको जानते थे। ध्यान रखना, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की है। भारतीय सभ्यता से जुड़ी चीज़ों की एक पांडुलिपियाँ तैयार करती थी। फिर इसके बाद में इसी समय कहा जाता है कि चार्ल्स विल्किंस ने, ध्यान रखना, चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चार्ल्स विल्किंस, इसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने इसी समय गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी के समय बनारस में, ध्यान रखना, बनारस में संस्कृत विद्यालय बनाया गया। संस्कृत विद्यालय बनाया गया। तो पूछा जाता है प्रश्न कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो वारेन हेस्टिंग के समय, इसी समय हुई थी। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसी के समय मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मनुस्मृति के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसकी भूमिका हेस्टिंग ने स्वयं तैयार की। ध्यान रखना, ये जो संस्कृत विद्यालय बना था इसको जोनाथन डंकन ने बनवाया था। जोनाथन डंकन, इनके द्वारा ये बनवाया गया था। अंग्रेज ही थे एक। फिर इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि मनुस्मृति का किसके समय अनुवाद हुआ था? प्राचीन भारत में आप स्मृतियाँ पढ़ेंगे, स्मृतियों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। मनुस्मृति वैसे भी सामाजिक कट्टरता के लिए जानी जाती है। एक वाक्य इसके बारे में पूछा जाता है कि यत्ते नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। यहाँ इस वाक्य मतलब जो ये वाक्य मैंने बोला है, जो ये मैंने बोला है, वो वास्तव में मनुस्मृति से ही लिया गया। ये कई बार पेपर में सीधे पूछा गया है। तो मनुस्मृति का इस समय अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस अंग्रेजी के अनुवाद को नाम एक दिया गया है, अ कोड ऑफ इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। ध्यान रखना, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। तो इस नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इस मनुस्मृति की जो भूमिका है, ध्यान रखना, भूमिका हेस्टिंग ने स्वयं लिखी है। भूमिका हेस्टिंग्स ने स्वयं लिखी। तो इस तरह करके ये हेस्टिंग की एक पूरी जीवनी थी, जिसमें हेस्टिंग के समय कुछ रचनात्मक कार्य किए गए, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसी के समय चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी के समय जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में की, जहां से आपको बताया गया था कि राजा चेत सिंह थे जिन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। वहीं पर मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। तो ये था वास्तव में वारेन हेस्टिंग और उसका जीवन काल। बहुत लंबा एक तरह से चैप्टर था और इससे प्रश्न भी ये सब पूछे गए हैं। इसके बाद कहा जाता है वारेन हेस्टिंग जब अपने देश वापस जाता है तो इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, क्योंकि इसने कुछ काम ऐसे किए थे। आगे चल करके इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग चलाया गया और इस महाभियोग चलाने के साथ साथ कहा जाता है कि जब ये महाभियोग चलाया गया तो इसने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और आगे चल करके पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 आता है उसके विरोध में त्यागपत्र दे देता है और दावा करता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है मैं इस कारण त्यागपत्र दे रहा हूं। तो ध्यान रखना, पिट्स
इंडिया एक्ट के विरुद्ध त्यागपत्र दे देता है। पिट्स इंडिया एक्ट के, ऐसे लिख लीजिएगा, विरोध में त्यागपत्र दे देता है। तो इस तरह करके ये हेस्टिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें आपने वॉरेन हेस्टिंग को समझा और इसके साथ साथ ही आपने वॉरेन हेस्टिंग के समय आए आपको रेगुलेटिंग एक्ट को भी समझना था। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है। ध्यान रखना, अब इसको समझना है। तो आप सब इतना तैयार करके रखना, अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितनी चीज़ें बताई जाती हैं, जिस कॉन्सेप्ट से बताई जाती हैं, उसको वैसे ही तैयार करना। अब जैसे मैसूर अभी आपको पढ़ना है, ठीक, फिर इसके बाद मैसूर के जितने टॉपिक हैं मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आखिर में इसके विरोध में इसने कह सकते हैं कि अपना त्यागपत्र दिया था। तो ये वास्तव में एक आरोप है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट अभी आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये तो उसी के पक्ष में है, फिर भी ये त्यागपत्र दे रहा है। तो ये वास्तव में सिर्फ इसका एक दिखावा था, इसके ऊपर इतने आरोप लग गए थे, इसका त्यागपत्र देना लाजमी था। तो इस तरह करके तभी तो इसके देश जाने पर इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो तब तक ये चीज़ें आप सब कॉन्सेप्ट में रखिएगा, समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। देखिए हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझ कर पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगी। फिर इसके बाद हम अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।